नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, सोया अदर्स प्रोग्राम्स, डेयरी फार्मिंग में जागरूकता कार्यक्रम, APDF, NEX 001 डेयरी फार्मिंग जागरूकता कार्यक्रम, खंड -1 परिचय, इकाई 1, पशुपालकों एवं ग्रामीणजनों के लिए विशेष डेयरी फार्मिंग जागरूकता कार्यक्रम। 1. प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। हमारे आसपास बहुत से पशु दिखाई देते हैं। प्रकृति ने सभी प्राणियों के रहन सहन का इस तरह से प्रावधान किया है कि वे समाज में एक दूसरे के पूरक हो। वर्षों से पशुपालन मनुष्य के आर्थिक आय का साधन रहा है। मनुष्य का जीवन पशुओं के बिना सुखी और समृद्ध नहीं हो सकता। मानव शाकाहारी हो या मांसाहारी, भोजन में अधिक तत्व पशु उत्पाद से ही प्राप्त होते हैं। दूध, दही, मक्खन, खोया, पनीर, घी, छाछ आदि दुधारू पशु से ही प्राप्त होते हैं। अंडा, मांस, मछली मनुष्य के भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं। पशु मरने के पश्चात भी अपने अवशेष से मनुष्यों के दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर मरे हुए पशु के चमड़े से जूते तथा अन्य वस्तुएं बनाई जाती है, जबकि हड्डी का चूरा एवं पशुओं के मल मूत्र में ये गुण होता है कि वह भूमि में आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने के साथ साथ भूमि में अधिक समय तक नमी बनाए रखते हैं। पशुओं से प्राप्त विविध लाभ से ऐसा प्रतीत होता है कि पशुधन के बिना जीवन असंभव सा है। पशुधन में सबसे अधिक महत्व गौधन का है, इसलिए इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी होना जरूरी है। चित्र 1 डेयरी फार्मिंग कृषि उत्पादन के साथ उपयुक्त व्यवसाय का भी साधन है। स्क्रीन को देखें। 2. उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। इस इकाई का उद्देश्य किसानों के लिए डेयरी का महत्व और समन्वित कृषि पद्धति में डेयरी फार्मिंग के योगदान को दर्शाना है। इसके अलावा ये ज्ञात करना कि जानवरों का दूध उत्पादन, मौस तथा कृषि कार्य में क्या योगदान है। दूध की मानव आहार में पोषण उपयोगिता, महिलाओं की डेयरी संचालन में भूमिका को स्पष्ट करना तथा रोजगार सृजन में डेयरी फार्मिंग का योगदान के संबंध में जागरूकता लाना भी इस इकाई का प्रमुख उद्देश्य है। 3. डेयरी फार्मिंग का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ डेयरी फार्मिंग। भारत कृषि प्रधान देश है। देश की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उत्पादन पर निर्भर रहती है। ग्रामीण स्तर पर कृषि तथा पशुपालन लोगों का मुख्य व्यवसाय है। डेयरी के माध्यम से दुधारू पशु, भेड़ बकरी पालन, मुर्गी पालन जैसे उद्यम से ग्रामीण अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। कृषि पूरी तरह वर्षा ऋतु पर आधारित होती है तथा ग्रामीणजनों को आजीविका के लिए किसी लघु व्यवसाय की जरूरत होती है। चित्र 2 सब्जी उत्पादन। चित्र 3 चारा उत्पादन। चित्र 4 मिश्रित खेती। चित्र 5 दूध उत्पादन कृषि से संबंधित लघु उद्योग का अंग है। चित्र 6 पशु निवास खेत में ही बनाया जाता है। स्क्रीन को देखें। किसान ऐसा व्यवसाय चुनता है जो खेती के साथ उपयुक्त हो। डेयरी फार्मिंग से प्राप्त गोबर, मलमूत्र आदि जैविक खाद, कंपोस्ट उत्पाद फसल उत्पादन के मुख्य आधार माने जाते हैं। दूध एक ऐसा भोजन है जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। दूध में प्रोटीन, वसा, शर्करा, खनिज पदार्थ तथा विटामिन आदि उस मात्रा को इनकी आवश्यकता होती है। इसी कारण से अनुपात में पाए जाते हैं जितनी मनुष्य के शरीर दूध को नवजात बछड़ा बछिया व बढ़ते बच्चों के लिए संतुलित आहार माना गया है। गाय का मलमूत्र खेती में काम आता है। गाय का बचा हुआ दूध बेचकर किसान आमदनी प्राप्त करते हैं। गाय से पैदा हुए बछड़े, बैल, हल चलाने के साथ साथ अन्य कार्यों हेतु उपयोग में आते हैं। गाय व भैंसों का व्यवस्थापन तथा पालन पोषण घर में रहने वाली महिला बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं। इससे दुधारू पशुओं के रखरखाव पर खर्च कम आता है। खेती से निकली घास तथा चारा दुधारू पशुओं को खिलाने हेतु उपयुक्त होता है। इसलिए दुग्ध व्यवसाय कृषि के साथ आय का एक उपयुक्त साधन भी है। चित्र 7 बैल हल चलाने के साथ साथ अन्य कार्य हेतु उपयोग में आते हैं। 3.1 समन्वित कृषि पद्धति में डेयरी फार्मिंग। दुधारू पशुओं का कृषि पद्धति में उपयोग निम्न चित्र में दिखाया गया है। चित्र 8 समन्वित डेयरी फार्मिंग। स्क्रीन को देखें। दुधारू पशु का जीवनयापन खेती से उत्पन्न चारे पर निर्भर है।
इसलिए समन्वित कृषि पद्धति में दुधारू पशु का आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व है। कृषि उद्योग में फसलों का वह भाग जो मनुष्य के उपयोग में नहीं आता है उसे पशुओं को खिलाकर तथा जैविक खाद के उत्पादन में उपयोग कर सकते हैं और साथ ही दुग्धोत्पादन भी किया जाता है, इसलिए खेती के साथ डेयरी को पूरक व्यवसाय भी मान सकते हैं। भारत का किसान फसलों पर आश्रित रहता है और यही कृषि फसलें डेयरी फार्मिंग में चारा उपलब्धता का साधन होती है। इसकी उपयोगिता निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से ज्ञात की जा सकती है। 1. वह चारा जो किसान अनाज उत्पादन के लिए अपनी कृषि योग्य भूमि में बीज बोकर प्राप्त करता है, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, जई आदि। 2. वह चारा जो कृषि फसलों का शेष भाग होता है, जैसे गेहूं का चोकर, मूंगफली की खली, जौ व धान का भूसा, मकई, मटर, सोयाबीन, दालों आदि के अवशेष। 3. वह चारा जो पेड़ों की हरी पत्तियों से मिलता है, जैसे सुबबूल, सिंजी और मेथी आदि जो आसपास के जंगल में या खेत के मेड़ों पर होते हैं। 4. कुछ उद्योगों से बचा हुआ अवशेष भी पशु चारा काम आता है, जैसे फल प्रक्रिया उद्योग में फलों का बचा हुआ अवशेष, तिल व घी मिलों से निकली हुई खली, चावल मिलों से प्राप्त भूसा, आटा मिलों से प्राप्त चोकर आदि का प्रयोग पशु के दाने में पौष्टिकता बढ़ाने हेतु होता है। 5. इसके अलावा साग सब्जी से मिले अवशेष जिसका मानव आहार में उपयोग नहीं होता, पशु चारे के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। स्क्रीन को देखें। चित्र 9, धान की फसल से चारे की उपलब्धता। चित्र 10, गन्ने की फसल से चारे की उपलब्धता। कृषि फसलों पर आधारित पशु आहार। चित्र 11, मक्के की फसल से चारे की उपलब्धता। चित्र 12, ज्वार बाजरे से प्राप्त सूखा चारा। चित्र 13, दलहनी फसल से चारे की उपलब्धता। चित्र 14, भूसे से प्राप्त शुष्क चारा। अनाज का चारा मक्का, ज्वार, बाजरा, जई, एक दलीय फसलें। घास बरसीम, लुसन, लोबिया, द्विदलीय फसलें, नेपिया, पर घास। पेड़ों की हरी पत्तियां सुबबूल, शेवरी, सिसबोनिया, सिंजी और मेथी, स्वीट क्लोवर। नमी की मात्रा 65% से अधिक, शुष्क पदार्थ 35% से कम, रेशेदार पदार्थ 18% से ज्यादा, शुष्क स्थिति में वजन के आधार पर। भूसा गेहूं का चोकर, मूंगफली की खली, मकई, सोयाबीन, उड़द तथा मूंग की भूसी। शुष्क घास हरा चारा पकने से पहले काटकर सुखाया हुआ। नमी की मात्रा 35% से कम, शुष्क पदार्थ 65% से ज्यादा, रेशेदार पदार्थ 18% से कम, शुष्क स्थिति में वजन के आधार पर। 3.1.1 पूरक व्यवसाय से डेयरी फार्मिंग का संबंध। डेयरी फार्मिंग से दुग्ध उत्पादन के साथ साथ अनेक पूरक व्यवसाय भी किए जा सकते हैं, जैसे घी, खोया, मलाई, श्रीखंड, रसगुल्ला, बर्फी, पनीर आदि अनेक दुग्ध उत्पाद का निर्माण तथा विक्रय। डेयरी पर आधारित लघु उद्योग लगाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। इसको बेरोजगार युवक कम लागत में प्रारंभ कर सकते हैं। आजकल शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाएं इसके लिए आर्थिक योगदान भी देती है। डेयरी उत्पाद बनाने की विधि प्रौद्योगिकी संस्थानों से प्राप्त की जा सकती है। दूध व दूध से निर्मित उत्पादों की बिक्री आसपास के बाजार में आसानी से की जा सकती है। डेयरी फार्मिंग से संबंधित सभी रोजगार गांव में ही प्रशिक्षण प्राप्त कर सीमित संसाधनों से भी शुरू किया जा सकता है। 3.1.2 डेयरी फार्मिंग जैविक खेती के लिए वरदान। आप जानते हैं कि पशु के गोबर का अच्छा उपयोग मनुष्य के जीवन के लिए लाभकारी व पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। देश के कुछ भागों में बार बार होने वाले अकाल, रासायनिक खाद का बढ़ता प्रयोग और उसकी बढ़ती हुई कीमत, पौध संरक्षण रसायनों का बढ़ता उपयोग तथा उसके महंगे दाम आदि समस्याओं के चलते फसल उत्पादन कार्य अलाभकारी होते जा रहे हैं। इसके विकल्प के रूप में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्षेत्र में बहुत से अनुसंधान चल रहे हैं तथा आसान तरीके भी खोजे जा रहे हैं। केंचुओं को किसानों का अच्छा मित्र माना जाता है। किसान पशु के गोबर से केंचुओं का उत्पादन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए फसलों के अवशेष जैसे गेहूं का भूसा, पशुओं के आहार से बचा अवशेष, गन्ने की पत्ती, पेड़ों के सूखे पत्ते, गोबर गैस के अवशेष, स्लरी आदि को उपयोग में लाया जाता है।
कंपोस्ट तैयार होने के लिए उसके ऊपर केचुए छोड़े जाते हैं। 400 किलोग्राम खाद तैयार करने के लिए 2000 केचुओं की आवश्यकता होती है। चित्र 15 वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए फसल के अवशेष, पेड़ों के पत्ते आदि उपयोग में लाए जाते हैं। चित्र 16 कंपोस्ट तैयार होने के लिए उसके ऊपर केचुए छोड़े जाते हैं। 3.1.3 रेशम की खेती। पशुओं के गोबर से तैयार जैविक खाद कंपोस्ट के उपयोग से उत्तम किस्म का रेशम उत्पन्न किया जा सकता है। पशुपालन के साथ किसान शहतूत की खेती भी कर सकते हैं। शहतूत से उत्पन्न रेशम उत्पादन को दुग्ध उत्पादन के साथ पूरक व्यवसाय के रूप में अपनाया जा सकता है। पशु के गोबर से बढ़ने वाली शहतूत के पत्तों पर पले हुए रेशम के कीड़े उच्च गुणवत्ता का रेशम उत्पन्न करते हैं। कीड़ों द्वारा खाने के उपरांत बची हुई शहतूत तथा कीड़ों की विष्ठा खाद का स्रोत हो सकता है। यदि किसान के पास कम जमीन हो तो आधा एकड़ भूमि में रेशम के उत्पादन शुरू कर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य में रेशम खेती की जा सकती है। कीट पालन बंधन मुक्त होने के कारण इससे घर के सभी लोगों को रोजगार मिलता है। रेशम उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक उपयुक्त साबित हुआ है। चारे के साथ खेत में शहतूत की खेती हो सकती है और शहतूत के पत्ते पशुओं को भी खिलाए जा सकते हैं। रेशम कोश तैयार होने की प्रक्रिया। मादा रेशम कीड़े से प्राप्त अंडे को उचित। चित्र 17 चारे की फसलों के साथ शहतूत की मिश्रित खेती की जा सकती है। तापमान तथा नमी पर रखा जाता है। 10 दिन के बाद अंडे से छोटी सी चींटियों के समान रेशम कीट दिखाई देते हैं। किसान शहतूत के साथ मिश्रित खेती करके दूसरी फसलें उगा सकते हैं, जैसे जानवर के चारे के लिए मक्का, बाजरा, लुसन, बरसीम आदि फसलें लेकर रेशम खेती के साथ पशुपालन कर सकते हैं। अंडा फूटने के पश्चात कीट निकलते हैं जो रेशम की पत्तियों को खाते हैं। रेशम कीटों को घर के अंदर भी पाला जा सकता है। चित्र 18 रेशम कीट के अंडे। चित्र 19 रेशम कीट। चित्र 20 रेशम कोश कोकून। चित्र 21 रेशम कोश से प्राप्त धागा। स्क्रीन को देखें। रेशम कीट पालन के 27-28 दिन बाद रेशम कोश कोकून का उत्पादन करते हैं। साधारणतः 100 अंडापूंज के कीटों से किसान को 40-70 किलोग्राम रेशम प्राप्त होता है। 3.1.4 खुबी मशरूम की खेती। खुबी मशरूम भूमि पर पाई जाने वाली वनस्पतियों में गिनी जाती है। इनकी कई जातियों में कुछ खाने योग्य होती है और कुछ जहरीली होती हैं। मशरूम का उत्पादन भारत की जलवायु में पूरे वर्ष किया जा सकता है। फसल कटाई से प्राप्त अवशेष, कपास के सूखे डंठल और खेत में बचे हुए फसल अवशेष आदि का उपयोग कर ढिंगली उगाई जा सकती है। खुबी मशरूम की खेती घरेलू तौर पर की जाती है। ये कार्य कम समय तथा कम लागत में किया जा सकता है। इसमें भूमि की जरूरत नहीं पड़ती तथा 3 की ग्रा सूखे डंठलों में 20-30 रूप की खुबी मशरूम मिल जाती है। खुबी का उपयोग रोजाना भोजन में सब्जी की तरह किया जा सकता है। मशरूम से प्रोटीन के साथ साथ अन्य आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं। खुबी को निकाल लेने पर शेष बचा हुआ कचरा खाद या चारे के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। मशरूम उत्पादन प्रक्रिया। घर पर उत्पादन करने के लिए उत्तम बीज, डंठल और प्लास्टिक की थैलियों जैसी आवश्यक वस्तुएं उपयोग में लाई जाती है। खुबी का बीज उत्तम होना चाहिए। बीज के अंदर फफूंद पूरी तरह स्वच्छ और सफेद होनी चाहिए। पूरे वर्ष फसल प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाए गए घास फूस को अच्छी तरह संभाल कर रखना चाहिए। उपयोग से पहले घास फूस को 2 इंच लंबे टुकड़ों में काट ले। इन टुकड़ों को बोरे में डालकर ठंडे पानी में भिगोए। भीगे हुए टुकड़ों को 2 घंटे उबलते पानी में डुबोकर रखने से टुकड़े कीटाणुरहित हो जाते हैं। ठंडा होने पर उचित आकार की प्लास्टिक की थैलियां लेकर घास फूस का एक गट्ठर बनाकर उस पर बीजों को फैला लेना चाहिए और हल्के हाथों से दबाना चाहिए। थैली के चारों तरफ से 10-12 छेद करने से आवश्यक हवा मिलती है। थैलियां सूखी जगह पर 2-3 हफ्ते रखना चाहिए। 5-7 दिनों में खुबी मशरूम दिखाई देने लगती है। पूरी तरह बढ़ने पर इसकी तोड़ाई की जा सकती है। 1 किलो कचरे से 600-700 ग्राम ढिंगरी प्राप्त की जा सकती हैं। चित्र 22 बॉस की रैक के ऊपर खुबी मशरूम के स्टैक्स। चित्र 24 तैयार सुबी मशरूम निकालती हुई महिला। चित्र 23 लटकते हुए खुबी मशरूम के गट्ठर। चित्र 25 खुबी मशरूम पानी का छिड़काव करती हुई महिला। 3.2 पशुपालन में महिलाओं की भूमिका। पशुपालन में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। महिलाएं पशुओं के व्यवस्थापन से लेकर दूध निकालने तक संपूर्ण कार्य करती है। इसीलिए भारत की महिलाएं पशुपालन कार्य में अग्रणी भूमिका निभाती है। डेयरी फार्मिंग में लगभग 70% काम महिलाएं करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालन कार्य में महिलाओं की अधिकतर भागीदारी होती है। पशु शिशु के जन्म से लेकर उत्पादन अवस्था तक के सभी पहलुओं पर महिलाओं की सहभागिता होती है।
नवजात का लालन पालन, बढ़ती आयु में देखरेख, गर्भावस्था की सावधानियां, चारा दाना की व्यवस्था, बाह्य व अंदरूनी परजीवी सुरक्षा उपाय, निवास की स्वच्छता, चारा उत्पादन, प्रजनन समस्या समाधान, दूध निकालना, दूध के बर्तन आदि को स्वच्छ रखना आदि कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। वैज्ञानिक पशुपालन प्रक्रिया अपनाने के लिए परंपरागत पद्धति में बदलाव लाने की आवश्यकता है। प्रसार शिक्षा के माध्यम से भिन्न भिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को पशुपालन संबंधी वैज्ञानिक जानकारी आसानी से मिल सके। महिलाएं डेयरी प्रक्षेत्रों के अलावा इससे संबंधित अन्य व्यवसाय भी करती है, जैसे दुग्ध उत्पाद, घी, मक्खन, खोवा, पनीर आदि का उत्पादन एवं विपणन। चित्र 26 निवास की स्वच्छता में महिलाओं की भागीदारी। चित्र 27 खानपान की व्यवस्था में महिलाओं का योगदान। चित्र 28 गाय का दूध निकालती महिला। 3.3 रोजगार सृजन, सुनिश्चित आय का साधन। भारत में बढ़ती हुई आबादी से बेरोजगारों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु डेयरी फार्मिंग महत्वपूर्ण उद्यम साबित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में खेती के साथ साथ पशुपालन कार्य बेरोजगार युवक आसानी से कर सकते हैं। बेरोजगार युवकों के लिए डेयरी फार्मिंग सुनिश्चित आय का साधन है। ग्रामीण क्षेत्र में ये पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय माना जाता है। कोई भी युवक इसे आसानी से अपना सकता है। डेयरी फार्मिंग में ये देखना आवश्यक है कि दुधारू पशु तभी पालना लाभदायक है जब उसके दूध उत्पादन में पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ बढ़ोतरी होती रहे। इसलिए युवकों को परंपरागत प्रक्रिया से बाहर निकलकर संकर गाय पालन कर दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करनी चाहिए। डेयरी फार्मिंग में प्रजनन, चारा दाना, रखरखाव या प्रबंधन और रोग एवं उपचार के बारे में विस्तृत और वैज्ञानिक जानकारी युवकों को लेना आवश्यक है। कोई भी व्यवसाय करते समय उसका आर्थिक पहलू देखना जरूरी होता है। डेयरी फार्मिंग के लेखा जोखा का भी अभ्यास करना उत्तम व्यवस्थापन के लिए जरूरी होता है। पशुपालन में उचित देखभाल, जैसे समय पर चारा, समय पर दाना, समय पर पानी आदि बातों का ध्यान रखकर पशुपालन के क्षेत्र में स्वावलंबी बना जा सकता है। डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत दूध उत्पादन के साथ पूरक व्यवसाय भी किया जा सकता है। चित्र 29 डेयरी फार्मिंग ग्रामीण युवकों के लिए उपयुक्त पूरक व्यवसाय है। 3.4 पशुओं का दुग्ध, मौस और कृषि कार्य से संबंध। पशुओं का सामाजिक जीवन में उपयोग। स्क्रीन को देखें। चित्र 30 पशुओं का सामाजिक जीवन में उपयोग। स्वास्थ्य के लिए दूध अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। आहार में दूध का होना उपयोगी समझा जाता है और बच्चों का स्वास्थ्य दूध के उपयोग से उत्तम रहता है। दूध में स्वास्थ्य के लिए उपयोगी घटकों की उपस्थिति होती है। दुधारू पशु जैसे गाय, भैंस आदि का अधिकतर उपयोग दूध उत्पादन के लिए होता है। चित्र 31 दुधारू पशु में गाय का प्रमुख स्थान है। गाय से उत्पन्न बैलों का कृषि कार्य में महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसान कृषि कार्य के लिए अधिकतर बैलों पर निर्भर रहते हैं। हल चलाने से लेकर फसल घर में लाने तक बैल किसान के लिए एक उपयुक्त साधन साबित होते हैं। 10 बैल एक बड़े ट्रैक्टर के बराबर कार्य करते हैं। यदि किसान के पास बैल ना हो तो देश को करोड़ों रुपए की तेल की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। पहाड़ों में बैल जुताई का कार्य करते हैं, विशेष उपयोग होता है। बैलगाड़ी, पानी का रहट आदि चलाने हेतु बैलों का विशेष उपयोग होता है। चित्र 32 बैल किसान को खेती के लिए एक उपयुक्त साधन साबित होते हैं। भेड़ व बकरियां भारत में मौस के मुख्य स्रोत है। किसान मुर्गियों को अंडे और मौस के लिए पालते हैं। किसानों की समृद्धि में इनका बहुत बड़ा योगदान है। भारत में विशेषकर कम उत्पादकता वाले क्षेत्र में ये ग्रामीण लोगों का मुख्य आय का साधन है। दुधारू पशु दूध, मौस, खाद आदि रूप में लाभ प्रदान करते हैं। ज्यादातर बकरियां मांस के लिए पाली जाती हैं। चित्र 33 भेड़ बहुउद्देशीय पशु है। चित्र 34 बकरी का उपयोग दूध, मांस के लिए होता है। पशुओं के शरीर का चमड़ा, सींग, खूर, बाल का उपयोग अलग अलग वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है। 3.5 दूध एक पौष्टिक आहार। दूध स्तनधारी जीवों के नवजात शिशु का प्रथम आहार है। पशु उत्पादों में खाद्य व पेय की श्रेणी में रखा जाने वाला दूध मनुष्यों के आहार के रूप में सदैव महत्वपूर्ण रहा है। सभी प्राणियों के दूध में पाए जाने वाले तत्व लगभग एक समान होते हैं, केवल उनके अनुपात एवं कुछ गुणों में विभिन्नताएं पाई जाती है। ये विभिन्नताएं प्रकृति द्वारा जाति विशेष के बच्चों के प्रारंभिक विकास के स्तर को ध्यान में रखकर बनी है। चित्र 35 नवजात शिशु को स्तनपान कराती महिला। 3.5.1 दूध लगभग एक संपूर्ण आहार। दूध मनुष्यों के लिए एक आवश्यक आहार है। इसमें विभिन्न पौष्टिक तत्व है जो कि न केवल जल्द हजम हो जाते हैं, बल्कि शरीर की भूख टीस एवं परितृप्ति केंद्र सटाइटी सेंटर नियंत्रित करने में भी सक्षम है। किसी भी संपूर्ण आहार में निम्नलिखित गुण समाहित होते हैं। 1. शारीरिक कार्यों के लिए यथावश्यक ऊर्जा प्रदान करना। 2. शरीर के निर्वाह और वृद्धि के लिए तंतुओं का निर्माण, विकास, मरम्मत एवं नए तंतुओं की संरचना करना। 3. बीमारियों से बचाव करना। चित्र 36 दूध एक आहार है।
दूध एक पूर्ण स्वच्छ स्तन ग्रंथियों का क्षरण है जो स्वस्थ दुधारू पशुओं के ब्याने के 15 दिन पूर्व एवं ब्यात के 5 दिन पश्चात छोड़ प्राप्त होता है। दूध का सेवन अन्य खाने वाले पदार्थ जैसे अनाजों, दालें, सब्जियों तथा चीनी के साथ करना अत्यंत लाभकारी होता है। 3.5.2 दूध के पोषक तत्व। दूध में अनेक पोषक तत्व मौजूद हैं। रासायनिक आधार पर उनका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। 1. कार्बनिक पोषक तत्व। 2. अकार्बनिक पोषक तत्व। कार्बनिक पोषक तत्व 5 है और ये सारे दूध में पाए जाते हैं। अकार्बनिक पोषक तत्वों के श्रेणी में खनिज लवण आते हैं। 3.5.2.1 दुग्ध का कार्बोहाइड्रेट। दुग्ध में पाए जाने वाले प्रमुख शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। 1 ग्राम शर्करा से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। दूध का चीनी शरीर में लैक्टेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में परिवर्तित होता है जो कि ऊर्जा के स्रोत है। लैक्टोज का परिवर्तन कुछ अन्य एंजाइम जैसे कि जीवाणुओं से प्राप्य द्वारा लैक्टिक अम्ल में भी होता है। दही, लस्सी जैसे दुग्ध पदार्थों में खट्टापन इस अम्ल के कारण होता है। लैक्टोज अतड़ियों में मौजूद फायदेमंद जीवाणुओं का बचाव कर अपाचन जैसे रोगों से रक्षा प्रदान करता है। चित्र 37 दूध सेवन से शरीर को शक्ति मिलती है। दूध में पाए जाने वाला लैक्टोज शरीर में वसा के उपयोग में सहायक है। इसके अलावा ये कैल्शियम को बांध इसे शरीर में बनाए रखता है। इस प्रकार दूध शरीर को ऊर्जा एवं शक्ति दोनों प्रदान करता है। मानव दूध में लैक्टोज का ज्यादा मात्रा में पाया जाना मस्तिष्क विकास में इसकी अहम भूमिका का प्रमाण है। कई मनुष्यों में बीमारी या अन्य कारणों से लैक्टोज पाचित नहीं है। इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। ऐसे में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। 3.5.2.2 दूध का प्रोटीन। दूध में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। 1. केसीन जो पानी में घुलनशील नहीं है। 2. वे प्रोटीन जो पानी में घुलनशील है। ये दोनों प्रोटीन जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त है जिनकी रचना लगभग 20 अमीनो अम्लों के भिन्न भिन्न संयोगों से होती है। अमीनो अम्लों को शरीर की आवश्यकतानुसार 2 भागों में बांटा जाता है। 1. आवश्यक अमीनो अम्ल एसेंशियल अमीनो एसिड्स। 2. अनावश्यक अमीनो अम्ल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। आवश्यक अमीनो अम्ल वे हैं जिनका निर्माण मानव शरीर स्वयं नहीं कर सकता है। दूध के सेवन से इन आवश्यक अमीनो अम्लों की आपूर्ति की जा सकती है। अनावश्यक अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर के अंदर होता है। अमीनो अम्ल भी दूध प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। दुग्ध प्रोटीन पाचन एवं अवशोषण में उच्च कोटि का प्रोटीन माना गया है। 90-95% दूध प्रोटीन को पचाया जा सकता है। चित्र 38 प्रोटीन की कमी के कारण परिलक्षित कुपोषण के लक्षण। दूध सेवन से प्राप्त होने वाला प्रोटीन मानव को कुपोषण से बचाता है। प्रति ग्राम दूध प्रोटीन से शरीर को 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 3.5.2.3 दुग्ध वसा। दूध वसा एक पौष्टिक तत्व है। इसको ऊर्जा के सांद्र स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। प्रति ग्राम वसा शरीर को 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। वसीय पदार्थों में वसीय अम्ल, ग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि शामिल है। वसीय अम्लों का वर्गीकरण उपस्थित रासायनिक बंधनों या फिर शरीर के अंदर निहित इनकी निर्माण क्षमता के आधार पर किया जाता है। दूध में 2 प्रमुख वसा अम्ल हैं, संतृप्त सैचुरेटेड, 2 असंतृप्त अनसैचुरेटेड। शरीर के अंदर निर्माण क्षमता के अनुसार वसीय अम्लों का वर्गीकरण क, आवश्यक ख, अनावश्यक वसीय अम्लों में किया गया है। आवश्यक वसीय अम्ल वे हैं जो वसा रहित भोज्य पदार्थ ग्रहण करने से उत्पन्न शारीरिक विकृति को ठीक करने में सक्षम है। इनकी संख्या 3 है। लाइनोइक अम्ल 2, लाइनोलिनिक अम्ल 3, अरेकिडोनिक अम्ल। भोज्य पदार्थों में इनकी उपस्थिति अनिवार्य है क्योंकि इनका निर्माण शरीर नहीं कर सकता। वसीय अम्लों की भांति कोलेस्ट्रॉल की भी अहमियत कम नहीं है। ये मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र के विकास हेतु आवश्यक है। हालांकि कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा में ग्राहता, रक्तचाप एवं दिल के रोग की संभावनाएं बढ़ जाती है, लेकिन दूध में इसकी मात्रा मांस एवं अंडे के विपरीत बिल्कुल संतुलित है। दूध का फॉस्फोलिपिड एवं ट्राइग्लिसराइड्स कोशिका संरचना में सहायक है। ये वसीय पदार्थ दूध में सुगंध एवं स्वाद पैदा कर इसकी ग्राह्यता को बढ़ाते हैं। अन्य वसा की तरह दूध का वसा शारीरिक ताप संचालन एवं बाह्य चोटों से शारीरिक सुरक्षा में सहायक है। 3.5.2.4 दूध में जल। शरीर में संपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं तथा प्रक्रमण जल के माध्यम से ही होता है। पेय पदार्थ दूध में ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। चित्र 39 दूध में जल एवं अन्य तत्वों की आपेक्षिक मात्रा। 3.5.2.5 दुग्ध में विटामिन। ये एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की सामान्य वृद्धि तथा रोगों से रक्षा के लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं। घुलनशीलता के अनुसार विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। 1. जल घुलनशील। 2. वसा घुलनशील। जल घुलनशील की श्रेणी में विटामिन बी एवं सी शामिल है, जबकि वसा घुलनशील विटामिनों की श्रेणी में विटामिन ए, डी, ई एवं के सम्मिलित है।
दूध में विटामिन सी को छोड़ अन्य सभी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चित्र 39 स्वस्थ आंखों के लिए विटामिन ए आवश्यक है। दूध में पाए जाने वाला विटामिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन की कमी से होने वाले विभिन्न बीमारियों जैसे रतौंधी, ए, रिक्टेस, डी, बेरी, B2, पेल्ग्रा, B5, अनीमिया, बी इत्यादि से बचाव प्रतिदिन दुग्ध सेवन से सहज संभव है। 3.5.2.6 खनिज लवण अकार्बनिक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखे जाने वाले ये पोषक तत्व रचनात्मक तत्व कहे जाते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं तथा उसके विकास में सहयोग करते हैं। दूध में पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आयरन, कॉपर इत्यादि। कैल्शियम एवं फास्फोरस का संतुलन शरीर के हड्डियों एवं दांतों हेतु आवश्यक है। दुग्ध फास्फोरस का अच्छा स्रोत है तथा कैल्शियम की उपलब्धता के कारण ये भोज्य पदार्थ के विटामिन डी के आसान अवशोषण में सहायक है। हालांकि दूध में आयरन एवं कॉपर की उपस्थित मात्रा शारीरिक आवश्यकता अनुरूप पर्याप्त नहीं है, फिर भी ये पूरक मात्रा में है। इनके अतिरिक्त दूध में विभिन्न आवश्यक विरल तत्व ट्रेस एलिमेंट्स भी मौजूद हैं जो शारीरिक वृद्धि में सहायक है। 4. सारांश समरी। भारत के किसान ज्यादातर फसलोत्पादन पर निर्भर है। डेयरी फार्मिंग कृषि व्यवसाय के साथ उपयुक्त उद्यम साबित होता है। पशुओं का ज्यादातर उपयोग दूध के लिए किया जाता है। समन्वित कृषि पद्धति में डेयरी फार्मिंग लाभदायक सिद्ध होती है। खेती से निकला हुआ चारा, घास, अनाज, साग, सब्जी आदि के अवशेष जो मनुष्य के लिए अनुपयोगी होते हैं उसका प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में होता है। डेयरी फार्मिंग के साथ किसान उससे संबंधित पूरक व्यवसाय भी कर सकते हैं। शहतूत की खेती से रेशम कीट पालन पूरक व्यवसाय के रूप किया जा सकता है। शहतूत की पत्तों से जानवर को चारा भी मिलता है। जैविक खेती किसान डेयरी फार्मिंग के साथ पूरक व्यवसाय के रूप में आसानी से कर सकते हैं। पशुओं के गोबर का उपयोग केंचुओं के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। जैविक खाद से भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है। मशरूम उत्पादन को किसान पूरक व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। महिलाओं की पशुपालन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिलाएं दुधारू पशुओं के रख रखाव, चारा दाना, प्रजनन से लेकर दूध निकालने तक सभी कार्य करती है। डेयरी फार्मिंग एक सुनिश्चित आय का साधन होने से रोजगार सृजन हो सकता है। डेयरी फार्मिंग को युवकों द्वारा वैज्ञानिक तरीके से अपनाए जाने पर इसे और लाभकारी बनाया जा सकता है। दूध एक अति उत्तम आहार है। दूध पोषण के विभिन्न अवयवों का संतुलित मिश्रण है। इसमें शक्तिदायक, शरीर निर्माण करने वाले तथा शरीर की रक्षा करने वाले समस्त पदार्थ पाए जाते हैं। दूध का सेवन हर उम्र के लोग कर सकते हैं। एक बच्चे को भोजन के साथ 250-300 ग्राम, वयस्क पुरुष को 150-200 ग्राम तथा वयस्क महिला को 100-200 ग्राम प्रतिदिन दूध सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।